हर साल ओडिशा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। रथ यात्रा के दौरान 3 भव्य और विशाल रथ बनते हैं, जिनमें तीनों देवताओं की अलग अलग सवारी निकलती है। ये यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है, जो लाखों श्रद्धालुओं को पुरी की ओर खींच लाती है। ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। तो वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी और माता सुभद्रा जी की दिव्य रथ यात्रा की समस्त भक्तजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पावन यात्रा सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत स्वरूप है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं सीएम धामी की पहल रंग लाई। सीएम धामी ने उठाया विकास का बीड़ा। आईएएस अधिकारियों ने गोद लिए प्रथम नियुक्ति वाले गांव। 40 आईएएस अधिकारियों ने गोद लिए गांव। अधिकारियों के सुझाव पर किया जाएगा गांव का विकास। सीएम धामी की अपेक्षा के अनुरूप विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने आईएएस के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने और उसे विकसित करने को कहा था। इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया, जिसमें सभी अधिकारियों से अपने प्रथम नियुक्ति स्थल क्षेत्र के बारे में टिप्पणी की अपेक्षा भी की गई और उनसे ये बताने को कहा गया कि वह आज वहां विकास में कितनी तेजी आई है, गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास में कैसे सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा जिला योजना, राज्य सेक्टर और वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि के 100% सही उपयोग की कार्य योजना भी अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा गया। इसमें कहा गया कि योजना के तहत अधिकारियों ने गोद लिए गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत कई अधिकारियों ने गांव में रात में प्रवास कर ग्रामीणों के जनजीवन और उनकी समस्याओं को करीब से समझा है। ये हमारे आईएएस, आईपीएस क्योंकि जिनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है, उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है, उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो आईएएस हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहाँ से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, विकसित भारत के संकल्प में और कैसे योगदान दिया जा सकता है, क्या टारगेट वहाँ का होना चाहिए, किस प्रकार वहाँ का विकास होना चाहिए। इसी प्रकार आईएएस, आईपीएस में भी जिन्होंने पहले थाने से शुरुआत करी है, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब हर एक व्यक्ति उसमें योगदान देगा और विकसित उत्तराखंड बनेगा, उसमें सबका योगदान हो, इसलिए ये काम शुरू किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, अधिकारियों के सुझाव पर गांव का विकास किया जाएगा। कौन कौन से वो गांव जिनका विकास अधिकारियों के सुझाव पर किया जाएगा और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, पूरी जानकारी विस्तार से। इस बात में जिस तरह से सरकार का सपना है और खासतौर पर मुख्यमंत्री की जो मेहनत है वो धरातल पर भी दिख रही है और पहले से ही रहा है कि किस तरह से प्रदेश को बेहतर बनाया जाए और जिसके लिए बखूबी तौर से अगर हम अधिकारियों की बात करें तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसी कड़ी में जो अधिकारी हैं, खासतौर पर हम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की अगर बात करें माधुरी, तो उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें ये कहा गया है कि जहां पर उनकी पहली पोस्टिंग रही है, चाहे वो तहसील स्तर पर रहा हो, चाहे वो जिले स्तर पर रहा हो, चाहे वो थाने में रहा, तो वहां पर उन लोगों को वो लोग वहाँ उन गाँवों को गोद लेंगे और उस गाँव को विकसित करने के साथ साथ इस तरह से उसे समृद्ध किया जाए
इस तरफ भी काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब इस समय की अगर बात करें तो लगभग 40 IAS अधिकारियों को जो गांव हैं वो गोद लेने हैं और इसके अलावा उनको किस तरह से वहां पर विकास किया जाना है, रात्रि प्रवास वहां पर किया जाना है, तमाम कार्यक्रम जो अधिकारी होंगे वो वहां पर करेंगे। खुद मुख्य सचिव अगर अनवर्धन की बात करें तो उनकी जो पहली पोस्टिंग जहाँ पर रही है वो उस गांव को गोद लेंगे। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, अगर हम IAS की अगर बात करें लगभग 40 जो IAS अधिकारी हैं वो अब प्रदेश के उन गांवों को गोद लेंगे जहां पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई है। तो निश्चित तौर पर ये देखिए कि अब जो सरकार का जो सपना है कि किस तरह से यहाँ की आर्थिकी को मजबूत किया जाए, किस तरह से गाँव का विकास किया जाए और गाँव में उन गाँवों की अगर बात करें जहाँ पर विकास नहीं पहुंच पाया, खासतौर पर सड़कें हों, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, इसके अलावा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल हरीश, और जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के पूरे प्रदेश की बात की जाए तो CM धामी समय समय पर निरीक्षण करते हैं कि सही तरीके से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इन 40 गांव की बात हो रही है। तो इन 40 गांव को लेकर जिस तरीके से विकास की योजना बनाई जा रही है, IAS अधिकारी इसमें सहयोग देंगे अपना, बाकी गांव और इन गांव में किस तरीके से अंतर नजर आएगा? देखिए, अगर जो अधिकारी हैं चाहे वो 40 गाँव की बात करें, इसके अलावा IPS अधिकारियों की अगर बात करें तो उन सभी जगहों पर जो गांव की जो तस्वीर है वो आप बदलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में उन गांवों में चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक रूप से किस तरह से वहां पर मजबूत आर्थिक तौर में वहां के लोगों को किया जाए, इस तरह भी काम किया जाएगा। खुद अधिकारी जो है वो वहां पर रात्रि प्रवास भी करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं उसे भी सुनेंगे। और उनकी जो पहली पोस्टिंग जिस अधिकारी की जिस क्षेत्र में रही है, जिस जिले में रही है, उस गांव को वो गोद लेंगे और उस गांव को विकसित करने के साथ साथ आर्थिक रूप से उसे बिल्कुल हरीश, देख रहा होगा कि किस तरीके से इन 40 गांव का विकास होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर संशय बरकरार है। पंचायत चुनाव की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हमारी मंशा पंचायत चुनाव टालना नहीं, नियमों का पालन जरूरी है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सरकार की ओर से आरक्षण का रोस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए समय मांगा, जिस पर आज भी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर गठित समर्पित एकल आयोग की जिस रिपोर्ट के बहाने पंचायत चुनाव को लंबे समय तक टाला, उस आयोग की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया ही नहीं है, जबकि उसे पब्लिकन डोमेन में आना चाहिए था। वहीं हाईकोर्ट का कहना है कि उनकी मंशा चुनाव टालने की नहीं है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243 टी, डी और अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है, ये संवैधानिक बाध्यता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरीश खरेड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, अगर सुनवाई को लेकर बात की जाए तो जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तो की ही जा रही हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा और जो याचिका पहले दाखिल की गई थी उसमें कौन कौन से अहम बिंदु थे, वो भी बताइएगा। देखिए माधुरी, पंचायत चुनाव पिछले 1 वर्ष से लगातार टाले जा रहे हैं और इसका दबाव कहीं न कहीं सरकार के पास भी रहा है। और सरकार ने बार ये तय किया था कि अब पंचायत चुनाव जुलाई माह में किया जाए। इसी को लेकर के रोस्टर तैयार किए गए थे और जो तृतीय पंचायत चुनाव होने थे उसके लिए अधिसूचना भी जारी हुई थी। और इससे पूरी रूपरेखा में जो चाहे वो नगर पालिका, माफ कीजिएगा, चाहे वो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, वहां पर तमाम जो सदस्य हैं उनके लिए अधिसूचना अभी जारी कर दी गई थी। और हालांकि सरकार का पक्ष ये रहा कि उस पर जो आरक्षण है, आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। और जो याचिका के बाद जो इसमें जो याचिका लगाई गई थी उसमें साफ नहीं हो पाया कि किस तरह से आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।
इसी को लेकर के लगातार सुनवाई भी हो रही है। आज भी यहाँ पर सुनवाई होनी है नैनीताल हाईकोर्ट में, और मुख्य न्यायाधीश जो है उनके समक्ष जो रोस्टर है वो रखा गया है। अभी उसका अध्ययन किया जाएगा। जो अधिवक्ता है वो उसका अध्ययन करके माननीय न्यायालय को बताएंगे। इसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल हरीश, और जाहिर सी बात है अभी कुछ दिनों पहले ही अधिसूचना जारी की गई थी, और क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि उनका मकसद चुनाव टालना नहीं है। तो ये माना जाए कि जो अधिसूचना जारी हुई थी उसी को देखा जाए तो उसी हिसाब से जो तारीख तय की गई थी उस तारीख पे ही चुनाव होंगे। देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कि क्या उसी तारीख पर ही चुनाव होंगे माधुरी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मामला है वो हाईकोर्ट में है, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में जो खंडपीठ है वो इसमें सुनवाई कर रही है। और लगातार जो सरकार द्वारा जो वो उसका अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी सरकार ने जो अपना आरक्षण का जो गठित समिति है उसकी रिपोर्ट को सौंपा है, और उसको कहीं न कहीं जो अध्ययन है उसका किया जा रहा है। उसी की बस सारी चीजें तय हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से आपने अभी सवाल किया कि क्या उसी डेट पे होंगे, क्योंकि अगर हम उस डेट की अगर बात करें तो 25 जून से ही जो नामांकन है वो होने थे। तो कहीं न कहीं अब इसमें नई तिथि बन सकती है, नई चीजें इसमें बन सकती हैं, क्योंकि अभी इसमें ये कहना भी बहुत मुश्किल होगा कि कब तक ये फैसला इसमें होगा। हालांकि अभी जो भी चीजें हैं वो न्यायालय में है, और आज भी इसमें सुनवाई होनी है। जो अधिवक्ता है वो आज उसको जो रिपोर्ट है उसे माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे, और उसके बाद ही न्यायालय की तरफ से ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। हरीश, जाहिर सी बात है क्योंकि आज सुनवाई होनी है और देखना होगा सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ से गिरा मलबा, बड़े बड़े पत्थर गिरने से रास्ता बाधित है। श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोकना पड़ा। सोनप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर पहाड़ से मलबा गिरा है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से सोनप्रयाग में मुनकटिया के पास पहाड़ से ये मलबा गिरा, जिसमें बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे आ गए, जिसकी वजह से पूरा रास्ता बाधित हो गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को रात भर सोनप्रयाग में ही रोका गया। वहीं ऊपर से आने वाले यात्रियों को भी रास्ते में ही रोका गया। सोनप्रयाग में मुनकटिया के पास बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा पत्थर व बोल्डर अचानक गिरने लगे, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पहाड़ से मलबा आने की वजह से केदारनाथ यात्रा का मार्ग बाधित हो गया। जेसीबी की मदद से लगातार रास्ता खोलने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ी से बोल्डरों की बरसात हो रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से केदारनाथ यात्रा मार्ग में ये मलबा गिरा है, और इस वजह से श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ा, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जहां पर केदारनाथ यात्रा का ये मार्ग है, और उसी मार्ग पर ये पूरा मलबा गिरा है, जिस वजह से रास्ता बाधित हो गया है। श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोका गया। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं भारी बारिश से भूस्खलन जैसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई, साथ ही ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नैनीताल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 2 जुलाई तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं सचिवालय में आयोजित सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि शिकायतों को
नो पेंडेंसी के आधार पर त्वरित समाधान किया जाए ताकि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतारा जा सके। बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतकर्ताओं से फोन पर संवाद कर उनका फीडबैक भी लिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी पुरानी शिकायतों को क्रिटिकल कैटेगरी में चिन्हित कर विशेष निगरानी में लिया जाए और इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। नेगेटिव फीडबैक को लेकर अधिकारियों को सतर्क करते हुए कहा गया कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग हो, आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हेल्पलाइन नंबर 1905 को 24/7 प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता व्यवस्था की जाए। सीएम धामी की ओर से अधिकारियों को अपने प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेने की अपेक्षा की गई थी। इसी आधार पर राज्य के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लिया, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि गांव का विकास होगा तो देश और प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि सीएम धामी ने भी 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि जिनकी पहली पोस्टिंग जिससे जिले में हुई है उस क्षेत्र के गाँव को वो गोद लेंगे। डेली आजकल फोन करने पे दारा। देखिए, हमारा प्रदेश हो चाहे देश की बात करें, गांव का देश है और गांव का ही प्रदेश है। अगर गांव का विकास होगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश और देश का विकास होगा। इसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने सभी सांसदों को अपने कार्य क्षेत्र में सांसद ग्राम स्थापित करने की योजना बनाई थी और उसी के तहत किसी न किसी गांव को सांसद के द्वारा गोद लिया गया और उसका सर्वांगीण विकास की वहां पर प्रयास किया गया है। वहीं हाईकोर्ट नैनीताल में दून घाटी अधिसूचना 1989 को राज्य सरकार के द्वारा निरस्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि क्यों ना याचिकाकर्ताओं को एक मौका दिया जाए कि वे इस संबंध में अपना पक्ष केंद्र सरकार के उस संबंधित विभाग में रखें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि दून घाटी को इको सेंसिटिव जोन ही रहने दिया जाए। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार स्थिति से अवगत कराए। मामले के अनुसार समाज सेवी अभिनव थापड़ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने साल 1989 में दून घाटी को पर्यावरणीय दृष्टि से इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। अब राज्य सरकार इसका स्वरूप बदल रही है, जबकि इसका स्वरूप बदलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है, क्योंकि उसी का नोटिफिकेशन है। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का हृदय से आभार। आज उन्होंने हमारी जनहित याचिका जो दून घाटी अधिनियम 1989 पर आधार को निष्क्रिय करने के विरोध में थी, उसमें जिसमें अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिससे दून घाटी के 15 लाख निवासियों और यहाँ के पर्यावरण को प्रभावित करने वाला वो नोटिफिकेशन है, उसके खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पे कड़े निर्देश दिए हैं और अब 27 जून को पुनः इसमें सुनवाई दोबारा होगी। बीते दिन सीएमओ देहरादून के द्वारा मासिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें जिले के विकास खंडों के इंचार्ज डॉक्टर्स शामिल हुए। इसको लेकर सीएमओ देहरादून में बताया गया कि हर महीने मासिक समीक्षा बैठक ली जाती है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। उपलब्धियों के साथ ही कमियों को भी देखा जाता है और उसके संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे कमियों को दूर करके सुधार किया जाए। देखिए, जो मासिक समीक्षा बैठक हमारे द्वारा की जाती है, जिसमें समस्त जो हमारे ब्लॉक के इंचार्ज हैं डॉक्टर, वो आते हैं। हमारे जो बीपीएम हैं वो आते हैं, बीएलए, बीसीएम, सभी जो ब्लॉक लेवल के जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो उसमें जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें जो हमारा अचीवमेंट है उसके बारे में बात की जाती है, कैसे अपने अचीवमेंट को हम सुधार कर सकते हैं उसके बारे में जो है बात की जाती है। तो उसी के संबंध में सब एक प्रोग्राम वाइज
हर एक की उपलब्धि की समीक्षा की गई और जो भी कमियां जहां पे पाई गई किसी के अचीवमेंट में, तो उसको उचित दिशा निर्देश भी जो है दिए गए ताकि उपलब्धियों को हम 100% हासिल। तो हरिद्वार के सभागार में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल द्वारा आगामी कावड़ मेले को लेकर थाना अध्यक्षों, एफएसओ, निरीक्षक यातायात के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति पुलिस कर्मियों से पूर्व में ली गई मीटिंग में दिए गए निर्देशों पर कावड़ मेले के लिए अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली गई और उन्हें फाइनल टच देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जिन क्षेत्रों में बैरियर बैरिकेटिंग और रूट डाइवर्ट होना है उन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई पूर्ण करने के लिए भी कहा गया। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में ड्रोन कैमरे एक्टिव रखेंगे, जिससे कि कावड़ के दृष्टिगत और कोई समस्या होती है तो उस पर निगरानी बनी रहे और तत्काल मौके पर पुलिस बल पहुंच सके। यात्रा के दौरान आने वाले डीजे सिस्टम और झांकियों के लिए निर्धारित मानकों को भी लागू किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज मेरे द्वारा समस्त थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारियों और एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी ट्रैफिक और ट्रैफिक के कर्मचारियों की एक ब्रीफिंग ली गई, जिसमें किए जाने वाले कार्यों की सूची उनसे आमंत्रित की गई और जिन जिन ड्यूटी पॉइंट्स में फोर्स लगना है उनकी और क्या क्या इनको वहाँ पर आवश्यकताएं होंगी, जो लॉजिस्टिक आवश्यकताएं हैं उनके बारे में इनसे फीडबैक लिया गया। आगामी कांवड़ मेला हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। कांवड़ मार्ग के साथ साथ हमारा रूट डाइवर्जन प्लान और पार्किंग के लिए भी जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसकी समीक्षा की गई और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी कांवड़ की मीटिंग क्योंकि लगातार चल रही हैं, आगे भी इसको और पुख्ता किया जाएगा। हम अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए इस प्रकार की मीटिंग आवश्यक है और इसमें जो भी हम लोगों के द्वारा निर्देश निश्चित स्तर पर दिए गए हैं उनके अनुपालन को भी परखा जाएगा। काशीपुर के सरवरखेड़ा गांव में कुछ लोगों द्वारा बिना नक्शा पास कराए मकानों का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर जिला प्राधिकरण की टीम ने अचानक गांव में दबिश दी। 5 निर्माणों को सील कर दिया गया और 6 अन्य निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद इलाके में भारी विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों का आरोप कि ये इलाका पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जिसे नगर निगम में शामिल नहीं किया गया। बावजूद इसके जिला प्राधिकरण ने इस पूरे इलाके को अपने जोन में शामिल कर लिया और अब यहाँ निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब ये क्षेत्र जोड़ा गया तो ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। लोगों को ये तक नहीं बताया गया कि यहाँ नक्शा पास कराना जरूरी होगा। अब जब लोगों ने मेहनत से अपने छोटे छोटे घर बनाए हैं तो जिला प्राधिकरण संयुक्त टीम लेकर पहुंच गया है। उनका कहना है कि जिले के अंदर कॉलोनियां धड़ल्ले से काटी जा रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वहां लेन देन होता है। जबकि गरीब आदमी अपने लिए 2 कमरे का आशियाना बना रहा है तो उसके सपनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।